नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। अपने सभी दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ और बहुत ही मैं तो कहती हूँ कि कोटि कोटि प्रणाम भी करती हूँ। आपका प्यार, आपकी दुआएं दस्तक दिल की बात कलम को, कार्यक्रम को दिन ब दिन मिल रही हैं और दस्तक देने वाले मेहमान भी और दस्तक आपके दिल पर दस्तक दे रही है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि आपके सुझाव, राय, ईमेल मिलती हैं तो हमें सब खबर भी मिलती है। दोस्तों, आपको मालूम है कि दस्तक दिल की बात कलम से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे नए मेहमान से, और मेहमान वो जो साहित्य की दुनिया में अपनी खास पहचान रखते हैं, यानी अदब के आसमान पर अपनी परवाज़ भर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि MCM DAV 36 कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अध्यक्षा रह चुकी हैं और स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलिंग करती हैं, साहित्य रचती हैं, 2 हिंदी काव्य संग्रह, 1 अंग्रेज़ी काव्य संग्रह और मैगजीन्स में कॉलम लिखती हैं। और इसके अलावा ना जाने कितनी अनेक संस्थाएं, चंडीगढ़ ट्राई सिटी की, नेशनल लेवल पर भी ऐसे अनेक साहित्यिक संस्थाएं हैं जिनमें वो सदस्य हैं और बहुत सारे मतलब मान सम्मान अवार्ड उनकी झोली में है। पर्यावरण के लिए भी काम करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैडम अलका कांसरा जी की। अलका जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दस्तक में दस्तक दी, दिल से स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके बारे में हम तो जानते ही हैं लेकिन हमारे दर्शक भी जानेंगे आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, क्योंकि जो दस्तक कार्यक्रम है इसमें हम कवि से तो मिलवाते ही हैं, लेकिन कवि की रचना का परिचय होने के साथ साथ रचनाकार के जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं कि वो किन हालातों में, किन परिस्थितियों से जूझकर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रेरणादायक विषय होता है कि आप अपने जीवन के साझा अनुभव उनसे साझा करते हैं, हमसे साझा करते हैं और उनसे भी होते हैं, बिल्कुल आपके बारे में जानते हैं। तो इसलिए ये दिल की बात दिल से भी है और दिल की बात कलम से भी है। तो आपकी शुरुआत करते हैं, कविताएं भी सुनेंगे, लेकिन एक रचनाकार के तौर पर मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ शिक्षा हुई, कहाँ आपकी नौकरी हुई, आपका वैवाहिक जीवन और इस सफर में, क्योंकि शुरुआती जो पड़ाव है वो तो यही है। हाँ जी, तो कहाँ अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे दर्शक जान सके, अलका कांसरा को पहचान सके। हाँ जी, क्योंकि जो आपकी पहचान बनती है वो आपके शुरुआती जीवन से ही अल्टीमेटली बनती है जी। तो मेरा जन्म शिमला में हुआ था क्योंकि मेरे फादर उस टाइम EG पंजाब में जॉब करते थे, पर उसके बाद उन्होंने वहाँ से चेंज करके ONGC ज्वाइन कर लिया था। तो हम लोग डिफरेंट जगह पे घूमते रहे। शुरू की मेरी पढ़ाई जो हुई 6th क्लास तक शिमला में सेंट थॉमस स्कूल में हुई और उसके बाद हम लोग देहरादून चले गए। देहरादून के बाद काफ़ी जगह पे हमारी मूवमेंट होती रही क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मैंने काफ़ी स्कूल कॉलेजेस चेंज किए और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुई वो मेरी देहरादून से हुई क्योंकि अल्टीमेटली मेरे फादर वहीं सेटल होना चाहते थे, हेडक्वार्टर्स थे ONGC के। अच्छा। तो वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की और वहाँ के DAV कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही, हालांकि मैं PhD करना चाहती थी पर उस टाइम जमाना थोड़ा कंजर्वेटिव होता था, तो मेरे पास स्कॉलरशिप था CSIR का, पर मेरे फादर ने बोला जो करना है शादी के बाद कीजिए। और मेरा अभी रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा। घर में मैंने खूब लड़ाई की। शुक्र है उस दिन शादी नहीं हुई जिस दिन पेपर था। नहीं, तो पहले के जमाने में इतना भी हो जाता था, इतना भी नहीं सोचते थे। रिजल्ट आने के एक दिन पहले ही मेरी एंगेजमेंट हुई और नेक्स्ट डे ही मुझे MCM DAV कॉलेज में टेम्परेरी जॉब मिल गई केमिस्ट्री के लेक्चरर के तौर के ऊपर, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मेरी जल्दी शादी हो जाए और उनकी जिम्मेवारी से वो मुक्त हो जाए। उस टाइम मैं सिर्फ 20 साल की थी। अच्छा। तो 20 साल की उम्र में ही मेरी एंगेजमेंट हुई, साथ ही मेरी जॉब लग गई, टेम्परेरी जॉब लग गई। 3 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ के होके रह गए क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, मैं भी MCM में थी,
और MCM DAV कॉलेज में जॉब करते हुए शायद मैं इतनी खुश रही, इतना अच्छा हमारा सर्कल बन गया। मिसेस रॉय प्रिंसिपल थे, फिर मिसेस महाजन प्रिंसिपल थे। एक फैमिली एटमॉस्फेयर कॉलेज में मिला, जिससे कि आपकी ग्रूमिंग भी होती गई, लर्निंग भी होती गई। तो कभी सोचा ही नहीं कि कहीं और जाएं, कहीं और अप्लाई करें या कुछ और करें। रादर फिर शादी भी हो गई थी और उसके बाद का जीवन एक ग्लैमर से भरपूर होता है। और मेरे हस्बैंड को जैसे ही वॉज अ ड्रीम मैन फॉर एवरी गर्ल की पार्टीज में जाना है, घूमना फिरना है, तो एडवेंचरस हैं। तो इसलिए मैंने PhD भी नहीं की। हाँ, बाद में MPhil जरूर की मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। खुद को वक्त देना था। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MPhil की, क्योंकि नहीं तो आगे ग्रेड आपके रुक जाते हैं कॉलेज के। तो पर कॉलेज में मैंने 40 साल पढ़ाया, क्योंकि 20 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन किया था। तो 40 साल तक मैंने MCM DAV कॉलेज में पढ़ाया और अल्टीमेटली मैं 8 साल अध्यक्ष के पद पर रही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और फिर वहां से मैं रिटायर हुई। और मेरी एक ही बेटी है और वो भी उसने MBA किया और उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसकी भी जल्दी शादी हो गई। मेरी 20 में हुई तो उसकी 24 की उम्र में हो गई। उसने भी जॉब शुरू ही की थी, बट शी इज सो हैप्पी। अब वो एक एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस करती है। मेरे सन इन लॉ हैं, वो थॉमस कुक में ही इज द CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट बिजनेस। तो बच्चे खुश हैं। कितना सुखद एहसास है, बिल्कुल, कि कम उम्र में शादी के साथ साथ शिक्षा भी चलती रही, परिवार भी चलता रहा। बिल्कुल। और आप इस वक्त तमाम जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं परिवार के मतलब बच्चों से भी और नौकरी से भी। तो ये खुद का जो बोनस प्लस टाइम है, खुद के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, इसमें आप रचना धर्मिता भी कर रहे हैं। तो सही मायने में आप जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। और आप बहुत खुशनसीब लोगों में से एक हैं। बिल्कुल, भगवान की कृपा है। 40 साल आपने पढ़ाया है, पर आप अभी भी लगते हैं कि 40 साल के हैं। थैंक यू। ये पॉजिटिवनेस का ही है, पॉजिटिविटी के कारण। और तो ये तो आपका शुरुआती दौर हुआ, पढ़ाई, शिक्षा, जन्म, नौकरी। तो फिर बीच बीच में हमें कविताएं भी सुन लेते हैं, क्योंकि जो दोनों पक्ष हैं, व्यक्तिगत पक्ष भी और काव्य पक्ष भी, बराबर चलता रहे। तो आपकी कोई रचना, जो आपने पहली रचना कोई है आपके पास जो पहले लिखी थी? सबसे पहली रचना ही फिर मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है। अच्छा। ऐसे ही नहीं मैं लिखना शुरू हो गई। मैंने बहुत पहले मैं सोचा करती थी। वैसे हर कविता के पीछे कहानी होती है, जिसकी वजह से कविता प्रकट होती है जी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पोएट्री लिखूंगी। और जब मैं रिटायर हुई तो बहुत लोग मुझे पूछा करते थे कि मैम आप क्या करने वाले हो, आप जरूर कुछ करोगे। तो आपने रिटायरमेंट के बाद लेखन शुरू किया? रिटायरमेंट से महीना पहले। ये कोई भगवान की दया थी। और हुआ क्या था कि मेरी बेटी की फैमिली और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे मेरे सन इन लॉ के मामा मासी वगैरह, ये लोग मसूरी घूमने गए पहाड़ों पे। 3-4 दिन का ट्रिप था, एंजॉय करके वापस आ गए। तो जब वापस आए तो एक मौसी ने 2 लाइन कविता के फॉर्म में 4 लाइनें लिखी, वैसे ही लिख दी अपने विचार की, वही मैं मिस कर रही हूँ मसूरी को। और उसके बाद किसी और रिश्तेदार ने उसमें 2 लाइनें लिखी, फिर किसी और ने लिखी, फिर मेरी बेटी ने भी ऐड कर दी। वो एक पूरी कविता बन गई और बड़ी सुंदर कविता बनी। वो उसने मेरे को भेज दी, तो मैंने भी उसमें 2 लाइनें ऐड कर दी। उसके बाद उनकी एक मौसी हैं, उनका नाम मीना कालरा जी है, और उनके हस्बैंड रिटायर्ड वाइस एडमिरल रहे हैं कंट्री के। तो उन्होंने मुझे एक लाइन लिख के भेजी और उन्होंने बोला कि इसको डेवलप कीजिए। अच्छा। तो अगले दिन मैंने उसके ऊपर लिखा, तो वो सच्ची में कविता बन गई। वो मेरी पहली कविता। झुकाव हो गया फिर आपका? हाँ जी। वो तो अलका जी, आपकी पहली रचना तब हुई? हाँ जी। तो उन्होंने बड़ी एक सिंपल सी लाइन मुझे लिख के भेजी, मैं बर्फ का एक ढेला पहाड़ों पर था। ये लाइन उन्होंने भेजी, इसको मैंने डेवलप करना था। तो मैंने इसके ऊपर कविता लिखी। ये मेरी पहली कविता है। मैं बर्फ का ढेला एक पहाड़ों पर था, अकेला सुकड़ा हुआ, इंतजार में खोया खोया। किरण सूरज की जो मुझ पर पड़ी, मैं चमक उठा। किरण सूरज की जो मुझ पर पड़ी, मैं चमक उठा। आते जाते का मन मोहने लगा, फैलने लगा, पिघलने लगा। इसमें भी कैसा सुखद एहसास है, इसमें भी कैसा सुखद एहसास है। पिघलूंगा सूरज की किरणों के साथ ऊपर उठूंगा, स्वच्छंद बादल बन आकाश में उड़ूंगा।
कभी कभी तो सूरज की किरणों को रोकने की गुस्ताखी भी कर लूंगा, कभी कभी तो सूरज की किरणों को रोकने की गुस्ताखी भी कर लूंगा। रिमझिम बरसूंगा या फिर इन्हीं पहाड़ों पर बर्फ बन लुभाऊंगा सबको। रिमझिम बरसूंगा या फिर इन्हीं पहाड़ों पर बर्फ बन लुभाऊंगा सबको। यही जीवन का चक्र, यही तो है नियम सृष्टि का। क्या बात है। यही जीवन का चक्र, यही तो है नियम सृष्टि का। क्या बात ये है। मेरी पहली कविता बहुत ही थी। खूबसूरत कविता है और प्रकृति प्रेम भी मुखरित होता है। और मैं देख रही हूँ कि आप केमिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्षा रही है, तो इसमें जो है आइस की यानी बर्फ की केमिस्ट्री का पूरा प्रारूप है कि क्या बनती है, फिर क्या बनती है। जी, और बहुत ही सांकेतिक भी था, जीवन से भी सांकेतिक था और हौसलों से भी था। उसका मयार बताया है और उसका प्रारूप है जो प्राकृतिक रूप से उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत। जी, एक और कविता की आपसे विनती करते हैं क्योंकि इतनी सारी किताबें आपकी हैं प्रकाशित, तो हम फायदा तो उठाएंगे। जरूर जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल को भी शायद मेरी कविताएं छू पाएं। बिल्कुल छू पाएंगे। चूंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में इतने साल मैंने पढ़ाया है जी। तो काफी सारी मेरी कविताएं हैं जो औरतों के मुद्दों के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी मैंने लिखी है। जी, स्वागत है। पर पहले मैं एक हल्की फुल्की कविता सुनाती हूँ आपको। कुछ है जो कम है, कुछ है जो कम है पर जाने कहाँ गुम है। कुछ है जो कम है पर जाने कहाँ गुम है। कहीं वे समय तो नहीं, कहीं वे समय तो नहीं जिसमें बिटिया को कहानी सुनानी थी, या फिर माँ की कोई बात सुननी थी जो उसने सिर्फ बात करने के लिए करनी थी, जो उसने सिर्फ बात करने के लिए करनी थी। यह सुनना और सुनाना चाहकर भी ना हो पाता है। जिंदगी तो नौकरी और घर में उलझी है, जिंदगी तो नौकरी और घर में उलझी है। क्या बात है। कहीं वे प्यार के दो बोल तो नहीं, कहीं वे प्यार के दो बोल तो नहीं जो पति को खाने के साथ परोसने थे। हाय हाय हाय, क्या बात है मैम, मुकर्रर ये वाली लाइन फिर से। कहीं वे प्यार के दो बोल तो नहीं जो पति को खाने के साथ परोसने थे, या फिर उनके टिफिन में लिखकर डालने थे, या फिर उनके टिफिन में लिखकर डालने थे। वो बोल जो वो कहना चाहते हैं, दो बोल जो मैं सुनना चाहती हूँ, पर घड़ी पर नजर पड़ते ही कदम कार की तरफ बढ़ जाते हैं। पर घड़ी पर नजर पड़ते ही कदम कार की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यार के दो बोल बिन बोले बिन सुने रह जाते हैं। क्या बात है। रफ्तार से दौड़ती जिंदगी, नौकरी और घर में उलझी जिंदगी। रफ्तार से दौड़ती जिंदगी, नौकरी और घर में उलझी जिंदगी। इसमें से कुछ पल, कुछ क्षण चुराने ही होंगे। सुनने और सुनाने का सिलसिला, समझने और समझाने का सिलसिला शुरू करना ही होगा। तभी तो कुछ कमी का एहसास, कुछ गुम होने का एहसास कम होगा। तभी तो कुछ कमी का एहसास, कुछ गुम होने का एहसास कम होगा। क्या बात है। ये हर वर्किंग लेडी की त्रासदी है कि वो बिजी रहती है। त्रासदी मतलब ये तो मैं तो ये कहूँगी अलका जी के अपने दर्शकों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय सनातन संस्कृति है कि बिल्कुल जिस तरह से माँ जब भोजन खिलाती है तो माँ का प्यार परोसा, माँ प्यार से खाना खिलाती है तो प्यार भी परोसती है। लेकिन आपने बीवी के लिए भी बहुत ही अच्छा आपने कहा है कि खाने के साथ प्यार भी परोसना होता है। कितने प्यार से खाना परोसते हैं वही खाना सेहत को लगता है ना। तो ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। आपने इसमें पत्नी की भूमिका, माँ की भूमिका, समाज में अपनी भूमिका सभी को अभिव्यक्त किया है कविता के माध्यम से। और निसंदेह बहुत ही मतलब गंभीर जीवन दर्शन के साथ आपने अभिव्यक्ति दी है। तो थोड़ा सा सवालों की तरफ भी आते हैं। तो ये आपकी तकरीबन पहली किताब है ना आपका किताब का। जी हाँ दोस्तों, देखिए पीढ़ियों के क्षितिज, बहुत ही खूबसूरत किताब है अलका कांसरा जी की। और पीढ़ियों के क्षितिज नाम भी बेहद खूबसूरत है मैम। बहुत थैंक यू। और जब आपने कविता लिखी तो प्रेरणा तो आपने बताया कि वहीं से शुरुआत हुई, लेकिन पहले कविताएं तो आप पढ़ते रहे होंगे, रचनाएं। मुझे हल्की फुल्की कविताएं हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ने का काफी शौक था। और
किताब लाइब्रेरी में से मैं काफी पोएट्री की किताबें भी, फिक्शन की किताबें भी, पढ़ने का शौक मुझे शुरू से ही था। शायद विरासत में पाया है, क्योंकि मेरे मदर को पढ़ने का बहुत शौक था। और वो भी कुछ कुछ लिखती हैं बीच में। और मेरे फादर को भी पढ़ने का काफी शौक था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अध्यात्म की बहुत किताबें पढ़ी। जी, बतौर राइटर आप अभी एक लेखिका हैं। हाँ जी। तो बतौर लेखिका आप किन लेखकों को ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, जिससे लगता है कि आपको मैं हिंदी और इंग्लिश के सारे ऑथर्स पढ़ती हूँ जी। जैसे चूंकि कॉलेज में थी, लाइब्रेरी की इजी एक्सेस थी, जाना नहीं पड़ता था खास, आपको रोज के रोज आपका चक्कर लग जाता था लाइब्रेरी में। तो जैसे मैंने टैगोर के, शरद चंद्र के, विमल मित्र के, मतलब प्रेमचंद के, सुभद्रा कुमारी चौहान, भारतीय साहित्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। इसी तरह इंग्लिश के भी मैंने काफी ऑथर्स जैसे उस टाइम के पॉपुलर थे, इतनी किताबें मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं सारी सारी रात पढ़ती रहती थी। तो हिंदी और इंग्लिश फिक्शन बहुत पढ़ती थी। और जब छुट्टियां होती थी, कम से कम 20-25 इकट्ठी किताबें इशू करवाती थी, उनको पढ़ के फिर 10 दिन के बाद जाती थी, उनको लौटा के दूसरी किताबें लेके आती थी। और पूरा सेट मैंने पढ़ा हुआ था। तो उनमें से भी जैसे हिंदी की अगर बात करें तो शिवानी मेरी फेवरेट ऑथर थी। उनके वो तब धर्मयुग में संस्मरण आते थे, राइट अप्स आते थे, सीरियल में स्टोरी आती थी, और मैं उसको जरूर पढ़ती थी और इंतजार करती रहती थी। तो पढ़ने का शुरू से शौक रहा है, क्योंकि फैमिली में हमारे पढ़ने का ही माहौल था। तो मतलब मैं भी इस चीज को समझती हूँ कि अच्छा लेखक होने के लिए अच्छा पाठक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जब कहते हैं जब आप 100% पढ़ते हैं ना, तब आप 5% अच्छा लिख पाते हैं। जीवन के अनुभव भी होते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। अब जैसे मेरी बैकग्राउंड रही है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें पोएट्री नहीं लिखी जा सकती। पर चूंकि मेरे को पढ़ने का शौक था, काफी लोग मुझे कहते हैं कि मैम आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हिंदी में आपने बड़ा अच्छा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। हाँ। तो शायद ये उसी की देन है कि आप पढ़ते रहे हैं और पढ़ने से वोकैबुलरी अच्छी आपकी होती है। बिल्कुल। और जैसे आपने बोला प्रेरणा का स्रोत जो है, तो मुझे लगता है मेरे को तो भगवान की दया ही है। सही बात है। जैसे एक मेरी फ्रेंड है, हाँ। उसने एक बारी मुझे बोला कि तुलसीदास जी की एक चौपाई है, अच्छा। जिसमें उन्होंने लिखा है हाँ। कि भगवान अगर किसी के ऊपर दयालु होना चाहता है तो वो सरस्वती जी को उसकी कलम के ऊपर बिठा देता है। बिल्कुल सही। तो शायद मेरे साथ भी वही हुआ है कि भगवान की दया है। हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये तो आपका प्रकृति प्रेम भी मुखरित होता है, जैसे कि बर्फ के गोले, वो जो आपकी कविता थी, और किस तरह से परिवार में अपना सामंजस्य बिठाना है, नौकरी के साथ घर परिवार, पति बेटी, समाज, दोस्त, सब में अपनी भूमिकाओं को किस तरह से खूबसूरती से एक स्त्री निभाती है, ये भी आपकी रचना में। आप मैगजीन के लिए भी कॉलम लिखती हैं, तो कौन कौन सी, मतलब मैगजीन का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आपके जो कॉलम है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और क्या वजह है, क्या है आपके कॉलम की खासियत? मेरे 2 इस टाइम रेगुलर चल रहे हैं कॉलम, और एक मैगजीन और है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी। हाँ जी जी, ये मैगजीन है लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट मैगजीन। और इस मैगजीन में आपके आर्टिकल है और ये बड़ा खूबसूरत है। हाँ जी। और मैं बताना चाहूंगी कि इसकी ग्लोबल सर्कुलेशन है इस मैगजीन की। बिल्कुल है, बिल्कुल है। फूड फिलोसफी। तो ये क्या चीज है, जरा बताइए। बड़ा खूबसूरत रंग बिरंगे चित्र हैं भोजन के, और आप इसमें अपने आर्टिकल में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल लेटेस्ट इशू है इस मैगजीन। खान पान के ऊपर, यानी सेहत संबंधी भी आपके आर्टिकल होते हैं। क्योंकि मेरे को फूड का, कुकिंग का शुरू से पैशन रहा है। जी, इसके बारे में बताइए जरा। ये जो आर्टिकल मैंने लिखा था, बहुत रिसेंटली लिखा था, और ये मेरा को ट्रिगर हुआ कि इसमें मैंने जो बताया है, एक कोरियन मॉन्क है जो वहाँ मोनेस्ट्री में रहती हैं किसी में, और उनका नाम है जियोंग कियन, और वो वहाँ के पूरी मोनेस्ट्री के लिए खुद खाना बनाती हैं, और जितने लोग मोनेस्ट्री को विजिट करते हैं उनका बना हुआ खाना खाते हैं। और उनकी जो वीडियोस हैं बनी हैं, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनी, मतलब कुल मिला के इस मैगजीन में जो आर्टिकल है खाने संबंधी है। तो आपने ये बताया है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हाँ जी, तो अलका जी आप बता रहे थे कि फूड का, फूड जो साइकोलॉजी है, हाँ जी, ये क्या है, और 5 तत्व कौन से हैं फूड संबंधी जो बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि जैसे खाने के टाइम जो हमारे तत्व पकाने के टाइम यूज होते हैं, या जब हम खाना उगाते हैं, वो कहते हैं इन तत्वों के साथ हमें मिल जाना चाहिए जो भी खाना बनाता है। तो वो अपना
जो मेन इंग्रेडिएंट्स है खुद उगाती हैं, तो मिट्टी से मिट्टी हो जाना जिसको कहते हैं, तो वो ऑर्गेनिक उगाती हैं, उन्हीं को यूज करती हैं, उनको बड़े प्यार से तोड़ती हैं और पौधे का हर हिस्सा वो यूज करती हैं ताकि वो वेस्ट ना जाए। और इसी तरह से जब पकाते हैं तो वो कहती हैं कि जैसे अग्नि है तो आप अग्नि के साथ एक हो जाइए। अब जब खाना बनाते हैं ऑब्वियसली किचन में बहुत गर्मी होती है, आग जल रही होती है और स्टीम भाप उड़ रही होती है, तो आपको गर्मी लगती है, पर जिसको पैशन है कुकिंग का, जो प्यार से कुकिंग कर रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो वो अग्नि के साथ एक हो जाता है, तो उसको गर्मी महसूस नहीं होती। डूब जाना जिसको कहते हैं। इसी तरह जल तत्व है, पौधों को पानी देना है जो आप उगा रहे हैं, या फिर आपने जो खाने में पानी डालना है पौधे, बिल्कुल, फिर आप उनको यूज कर रहे हैं, खाने में भी पानी डलता है, तो कहते हैं पानी के साथ पानी हो जाओ। जैसे कहते हैं कि उस टाइम अगर आप कोई प्रेयर कर रहे हैं तो पानी के ऊपर भी असर होता है। अब इसी फिलॉसफी को इस आर्टिकल में मैंने आगे बढ़ाया अपनी इंडियन फिलॉसफी के साथ, कि जैसे हमारा जो टेम्पल फूड है, जो मंदिरों में प्रसाद बनता है, हम लोग उस खाने को खाना नहीं बोलते, हम प्रसाद बोलते हैं। बहुत सारे घरों में पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर वो खाना प्रसाद के फॉर्म में खाया जाता है, उसको हम कहते हैं भोग लगाया। जिस खाने का भोग लग जाता है वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाता है। हम कहते हैं वो ऊपर की जो अच्छी वाइब्रेशन है वो उस खाने में आ जाती हैं। तो ये स्त्री धर्म में है, जो क्योंकि मेजॉरिटी हम स्त्रियां ही खाना घर में सर्व करती हैं, बनाती हैं या बनवाती हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया है कि मेरे मदर जब खाना बनाते थे बचपन में, तो वो साथ साथ कोई ना कोई भजन बोलते थे। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी देखा है, खाना बनाती थी, वो साथ साथ भजन भी बोलते थे, कई बार कोई गाना गा रहे होते थे, तो उससे भी एक पॉजिटिविटी रहती है और वाइब्रेशंस अच्छी रहती है। पानी में पानी हो जाना, मिट्टी से मिट्टी हो जाना, अग्नि तत्व से अग्नि हो जाना, और फिर उसमें एक वाइब्रेशंस जो है, आकाश तत्व जो है, ये जब हम बोलते हैं जो वाइब्रेशंस भगवान की अच्छी उसमें आती हैं, तो वो आकाश तत्व भी उसमें गाना सुनते हुए, भजन सुनते हुए भोजन पकाना संगीत के साथ, बिल्कुल बिल्कुल संगीत मोहब्बत डालनी, या कोई मंत्र बोल रहे हैं या अपना कोई पाठ कर रहे हैं, तो भी उसमें एक वाइब्रेशंस जो है खाने में, पानी में, वो अच्छी वाइब्रेशंस जाती हैं, तो एक आकाश तत्व आपके साथ जुड़ जाता है। तो यही आपकी सेहत का राज है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। और वैसे भी स्त्री तो वैसे भी पूरे घर का ख्याल रखती है, बच्चों का, पति का, सास का, पूरे परिवार का केंद्र बिंदु होती है। कहीं ना कहीं स्त्री डॉक्टर होती है, सबकी सेहत का ध्यान रखना होता है। तो आप एक मतलब हर स्त्री अपने आप में एक डॉक्टर भी है, पूरे परिवार की सेहत का ध्यान उसके हाथ में है। ये तो बहुत जरूरी हो जाता है। सबके दिल का रिश्ता भी पेट से होके जाता है। जैसे मुझे कुकिंग का शौक था और हमारी फैमिली को सब कहते हैं फूडी फैमिली है, हम लोग, मेरी बेटी कहती है मम्मा हम खिचड़ी भी खाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इतनी स्वाद बनी होती है। क्या बात है। तो मेरी कोशिश रहती है कि बैलेंस किया जाए, जो सबके टेस्ट का खाना है, सही बात है, वो जंक में ना रह जाए, उसमें न्यूट्रिशन भी प्रॉपर हो। और अलका जी, मुझे एक पहलू पर और बात करनी है। आप नेचर के साथ, प्रकृति के साथ भी जुड़े हैं, और कहीं डिबेट होती है या कहीं कोई अवार्ड फंक्शन होते हैं, नेचर्स के ऊपर कोई बात होती है, तो आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये नेचर के बारे में आपका क्या है कि नेचर के लिए आपको अवार्ड भी मिले, कॉलेज में भी आपने बहुत काम किया है, तो उस पर थोड़ा मैंने मेनली कॉलेज में ही काम किया, क्योंकि एनवायरमेंट की सोसाइटी पहली बारी 2001 में बनी थी, तो उसका मुझे कन्वीनर बनाया गया। उसके बाद जैसे जैसे आइडियाज आते गए, बहुत काम किया एनवायरमेंट के ऊपर, चाहे वो पानी बचाने का हो, उसके लिए हम कैंपेन चलाते थे, लेक्चर्स करवाते थे। फिर कौन से पक्ष पे काम किया आपने? जैसे वाटर सेविंग के ऊपर मैंने बहुत काम किया, और उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करती थी कि हम स्कूल्स को कांटेक्ट करते थे, और कई जगह मैं अपनी स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए भेजती थी बच्चों को, उससे उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती थी स्टूडेंट्स की। फिर हमने जैसे बिजली बचाओ अभियान है, हर क्लासरूम में हमने लगाया हुआ था, लगाते थे एक चार्ट की भाई जब भी बाहर निकलना है, अंदर आना है, जो हमारी वॉलंटियर लड़कियां होती थी वो केयर करती थी कि पंखा बंद किया जाए, लाइट्स ऑफ की जाए, ताकि वेस्ट ना जाए। फिर प्लास्टिक बचाने के लिए हमने अपनी कैंटीन से शुरू किया कि कैंटीन में हम पॉलिथीन के लिफाफों को बैन कर दें और पेपर बैग्स करें, तो उनको वो महंगे पड़ते थे पेपर बैग्स लेने। तो फिर मैंने बच्चों को एनकरेज किया, तो उन्होंने वेस्ट पेपर से पेपर बैग्स बना के कैंटीन में रख देने, तो इससे कैंटीन को फायदा होता था कि उनको बैग्स मिल जाते थे, पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे और बच्चे उसको देते थे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे इस तरह से सीखते हैं। और फिर हम बाहर भी जाते थे,
जैसे बेंगलोर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, श्री रविशंकर जी ने कराई थी, मैं और एक मेरी और कलीग है पूनम जैन, हम लोग उसको अटेंड करने गए। वापस आके ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज पे हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया नेशनल लेवल का, जिसमें कि इंटरनेशनल पेपर्स भी आए और नेशनल लेवल का काफी बड़े बड़े लोग आए और श्री रविशंकर जी ने ही उसका उद्घाटन किया। उनको बुलाना बहुत मुश्किल होता है, पर भगवान की इच्छा थी तो वो आ गए उद्घाटन करने के लिए। और काफी बड़े बड़े जैसे यूएनईपी के जो चेयरमैन थे उस टाइम डॉक्टर भुज, वो आए वहाँ पे, डॉक्टर श्रीवास्तव CBRI लखनऊ के चेयरपर्सन थे, वो आए लेक्चर देने के लिए। जनरल VP मलिक थे, उन्होंने हिमालयन इकोलॉजी के ऊपर बात की आकर। तो इसमें हम प्राउड फील करते हैं। और उसी दौरान मैंने बच्चों से और हमने फंड रेजिंग करके, तब लद्दाख में वो क्लाउड बर्स्ट वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पे हमने 50 सोलर लाइट्स डोनेट की। तो वो हमने CII के थ्रू ही सोर्स की जो लाइट्स थी, लैंप टाइप होती हैं, ताकि वहां लोगों को सोशल एक्टिविटीज थी। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी कि सोलर लाइट को यूज किया जाए। और फिर हमने CII के थ्रू ही डोनेट किया और फिर कॉलेज की मेंबरशिप भी हमें CII में मिल गई इस काम की वजह से, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए थे। तो बच्चों को काफी सीखने को मिलता था जब मैं बच्चों को लेके जाती थी वहाँ पे। जब आप जैसी शख्सियत प्रतिनिधि बनेगी, प्रतिनिधित्व करेंगी इस तरह से, तो जाहिर सी बात है प्रेरणा हर किसी को मिलेगी। और बातें भी करेंगे। तो सुनते हैं एक प्यारी सी रचना और आपसे आग्रह करती हूँ। जरूर जी। ये मैं आपको अपनी, और आप हिंदी में तो लिखती हैं, आपकी एक अंग्रेजी की पुस्तक भी है, हाँ जी, सनसेट मसिंग्स, उसमें से कुछ सुनाना चाहें जी। ये मेरी पुस्तक अभी रिसेंटली आई है और बहुत ही खूबसूरत, मैं दिखाना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को। हाँ जी, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत किताब है द सनसेट मसिंग्स, यानी चिंतन। चिंतन किसका? संध्या के समय चिंतन। और यहाँ ये कौन सा संध्या चिंतन है, ये तो मैडम ही प्रकाश डालेंगे क्योंकि इनकी रचना है। इस पर बात करेंगे कि ये सनसेट मसिंग्स आपने क्या सोच के नाम रखा, संध्या चिंतन, ये कौन सी संध्या है? ये चूंकि रिटायरमेंट के बाद कहते हैं ये जिंदगी का भी एक संध्या का समय आ जाता है, संध्या बेला आ जाती है। तो उस टाइम पे आप कैसे सोचते हो, ये उसके ऊपर है। क्योंकि मैंने इस एज में आके लिखी है, तो इसका नाम भी मैंने सनसेट म्यूजिंग्स ही लिखा है। राइजिंग होना चाहिए, राइजिंग है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है। हाँ जी, ये राइजिंग भी हो सकता है बिल्कुल। हाँ, पर उस टाइम मैंने को स्ट्राइक ही यही किया, सनसेट म्यूजिक। और मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि ये चंडीगढ़ लिट फेस्ट के स्प्रिंग एडिशन में लॉन्च किया गया था। तो इसमें से मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। इसका टाइटल है साइलेंस, चुप्पी। कैकोफोनी ऑफ थॉट्स रंबलिंग लाइक डार्क क्लाउड्स, cacophony of thoughts rumbling like dark clouds, din of noise all around, voices pulling me in all directions. A flash of lightning, a flash of lightning, words of age-old wisdom. My father often repeated, my father often repeated, a little silence before work brings in clarity of mind. A little silence before work brings in clarity of mind. A little silence after work brings in contentment. Silence takes me beyond the chattering mind. Silence takes me beyond the chattering mind towards introspection and reflection. Wow. My phone rings. My phone rings. A call from Ma. It's morning Amavasya. Do sit quietly for some time. It's morning. ये माँ ही याद कराती है. It's morning Amavasya. Yes. Do sit quietly for some time. Do give something in charity. My thought goes to the wise sages. My thought goes to the wise sages who understood the importance of silence ages ago. Who understood the importance of silence ages ago. Yes, and very good idea and very good thought. Thank really you. Wonderful. मतलब इसमें आपने ये भी बताया मौनी जो अमावस्या उस दिन मौन व्रत करे। पर महिलाएं मौन व्रत कर सकती है क्या? ऐसे आज के जमाने में वर्किंग वुमेन है, हर रोज नहीं मौन हो सकता, पर रोज कुछ टाइम निकाल के, जिसको हम मी टाइम कहते हैं, साइलेंस में बैठे तो जरूर फायदा होता है। अलका जी, आपने तमाम विषयों पर जिक्र किया, प्रकृति पे, प्रेम पे और रिश्तों पे, भोजन पे
और किस तरह से हम प्रकृति में संरक्षण करते हैं। जीवन की संध्या बेला में आपने जो है आपका जीवन का भी सनराइज हुआ है और सनसेट भी है, उसमें चिंतन का सनसेट है। तो बहुत ही, और मौनी अमावस्या पे भी बात करी, और हमें थोड़ा सा 24 घंटे में से कुछ वक्त के लिए हमें मौन भी रहना चाहिए, क्योंकि मौन करने से अकॉर्डिंग टू यू, जैसे कि आपकी फोकस बनता है, आपकी पोयम में डिस्क्राइब हुआ है। बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि आप की जो किस वक्त लिखते हैं, पहले तो ये बताइए। ये जब मुझे ख्याल आ जाता है तो कोशिश होती है कि उसी टाइम पे वो लाइनें कहीं ना कहीं लिख डालूं। फिर मैं अगर घर से बाहर हूँ तो नहीं लिख पाती, घर आती हूँ तो उसके बाद मैं उसको नोट कर लेती हूँ कहीं ना कहीं। फिर वो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं अपनी बेड की साइड टेबल पे उसको डायरी को रख देती हूँ, और जब जब उसको फिर और ख्याल आता है तो पॉलिश होती जाती है और अल्टीमेटली एक अच्छी कविता तैयार हो जाती है या राइट अप तैयार हो जाता है। तो आने वाले समय में आपकी पुस्तकें प्रकाशन में भी होंगी फिर आने वाले समय में? हाँ जी, मेरा प्लान है कि इसी साल में एक सैलेड्स के ऊपर कॉफी टेबल बुक निकालना चाहती हूँ। अच्छा जी, सैलेड के ऊपर? सैलेड्स के ऊपर, क्योंकि उसका मेरा रेगुलर कॉलम भी एक मैगजीन में आ रहा है जी। और उसमें क्या कहते हैं आप, उस कॉलम में क्या कहना चाहते हैं? उसमें मैं बेसिकली जो सैलेड्स हैं, हम लोग बाहर की सैलेड्स ही लेते हैं, मेयोनीज डाल दी और खा ली, पर मैं उसको इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और हेल्दी सैलेड है कि एक सैलेड की प्लेट आपने खा ली तो वो आपकी कंप्लीट मील भी बन जाए। क्या क्या लेते हैं? चलो हम जीवन परिचय और इस साथ साथ जब हमारा जिक्र इस पर चल रहा है, तो क्या लेते हैं आप सैलेड में, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। और ड्रेसिंग्स में मैं क्रीम या मेयोनीज ये कम से कम यूज करती हूँ। जो हमारी इमली की चटनी है या नींबू है या हरी चटनी है, इनसे ड्रेसिंग बनाना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। तो वो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज मैरिनेशन जो करते हैं, हाँ जी, उससे करती हूँ। राइट। और इसके बाद हिंदी कविता की भी एक पुस्तक मैं इसी साल प्लान कर रही हूँ। क्या बात है। सो बाय ईयर एंड। तो कभी ऐसा मन करता है कि कविता विधा के अलावा किसी और विधा पर भी काम किया जाए? हाँ जी, वो भी मेरे साथ शायद स्पॉन्टेनियस ही है। मैं स्टोरीज भी लिखती हूँ अपने। मैंने ओल्ड एज होम में काफी देर सेवा का काम किया है, तो मेरे मेमोयर्स भी छप रहे हैं एक मैगजीन में लगातार, हिंदी में छप रहे हैं। और मुझे पूरे कंट्री से कहीं कहीं से फोन भी आ जाते हैं कई बारी कि हमने आपका राइट अप पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। और स्टोरीज भी लिखती हूँ मैं, अभी कम लिखी हैं पर फिर भी स्टोरीज लिखी हैं, और वो भी अप्रिशिएट हुई हैं। हम आने वाले समय में आपके कहानी संग्रह का हाँ जी, जरूर कोशिश रहेगी। बिल्कुल। तो आपके दिल के करीब जो कविता है हम चाहते हैं वो सुनाए जरूर। वैसे तो बहुत सी कविताएं दिल के करीब हैं, पर ये मैंने पिछले साल लिखी थी ये कविता, जब मैंने सेना के ऊपर भी, अपनी फोर्सेस के ऊपर भी बीच बीच में कई बार लिख देती हूँ। तो ये मैंने लिखी थी जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विपिन रावत जी की डेथ हुई थी, तब मेरे मन में जो उद्गार आए मैंने वो लिखे थे। तो इसका टाइटल है शक्ति। दम साधे कर रहा इंतजार सारा देश, दम साधे कर रहा इंतजार सारा देश, उतरने वाले हैं पालम हवाई अड्डे पर 13 ताबूत, इंतजार में खड़े 13 परिवार, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना, सेना नायक से सिपाही तक 13 की कहानी समाप्त। एक के बाद एक तिरंगे में लिपट आ रहे ताबूत, एक के बाद एक तिरंगे में लिपट आ रहे ताबूत, रो रहा देश। ना जाने बनी किस माटी से, ना जाने बनी किस माटी से बेटियां और पत्नियां शहीदों की। क्या बात है। खड़ी हैं अडिग लिए चीखता मन चेहरे पर दर्द, खड़ी हैं अडिग लिए चीखता मन चेहरे पर दर्द, और आंखों में वीरानी। आखिरी बिगुल बजा हर आंख में है पानी, आखिरी बिगुल बजा हर आंख में है पानी, बिन आंसू गिराए दे रही हैं वे अपनों को मुखाग्नि। यही तो है अपनी भारतीय सैन्य शक्ति, यही तो है अपनी भारतीय सैन्य शक्ति के पीछे की शक्ति अडिग। क्या बात है। थैंक यू। बहुत खूब मैम, बहुत खूब वाकई। और एक कविता और चलने से पहले, ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत संदेश था कि नारी जो है शक्ति, वाकई नारी को शक्ति एवं नहीं कहते। बिल्कुल, जो भी सैनिक लड़ने के लिए जाता है उसकी शक्ति पीछे और वो शक्ति उसकी पत्नी होती है, वो शक्ति वो संभाल लेती निभाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल समय समय पर। बिल्कुल जी। कहते हैं कि जो पोएट्री है वो शब्दों का खेल है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से,
आपसे मिलकर मुझे लगता है मुझे कुछ शक्ति मिल रही है। आप अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हैं। थैंक यू। बहुत ही मार्गदर्शक हैं आप, और आपका इस तरह से साक्षात करना हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा इतना मान बढ़ाया जी। तो जैसे मैं कह रही थी कि ये शब्दों का खेल होता है, तो मेरी छोटी छोटी 2-3 कविताएं शब्द के ऊपर ही हैं एक तरह से। ये जो मेरी दूसरी किताब आ गई थी, इसका टाइटल है जिंदगी कविता हो गई। क्या बात है। ये एक छोटी सी मैंने कविता लिखी थी। वैसे 60 साल के बाद आपकी जिंदगी कविता हो ही गई। बिल्कुल। उसके बाद आपने लिखना शुरू किया। तो वाकई में जिंदगी कविता है। आपने बड़ा सार्थक नाम रखा है किताब का। तो ये एक्चुअली नाम डॉक्टर मेहंदी रता ने मेरी पोएम पढ़ के रखा था जी। तो उसमें मैंने लिखा था, कुछ शब्द तेरे, कुछ शब्द तेरे, कुछ शब्द मेरे, परस्पर मिले जिंदगी कविता हो गई। क्या बात है। हाँ, तो उसके ऊपर ही इसका टाइटल है। वैसे अगर ये युवा दौर की कविता होती ना, हाँ तो आप ये कहते कि कुछ ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है। दोनों के शब्द मिले तो कविता तो बननी चाहिए। कुछ नजरें मेरी मिले तो कविता हो गई। वो आपके साथ जाता है। हाँ, लेकिन जीवन संध्या में बिल्कुल आपकी जो विचार है कि कुछ शब्द तेरे कुछ मेरे मिले तो कविता हो गई। बिल्कुल। तो यही बात है कि समय के साथ, उम्र के साथ, पड़ाव के साथ शब्द भी बदलते हैं। बहुत खूबसूरत, वाह, सुभान अल्लाह। एक और छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगी। जी जी। उलझन। मन में उमड़ते घुमड़ते शब्द, मन में उमड़ते घुमड़ते शब्द, शब्दों में उलझा मन, शब्दों में उलझे रिश्तों के धागे, शब्दों में उलझे रिश्तों के धागे, तार तार होता मन। उलझ गए हैं शब्द, उलझ गए हैं हम, उलझ गए हैं शब्द, उलझ गए हैं हम। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है जी। एक और छोटी सी पढ़ूंगी शब्द के ऊपर ही। दीमक बने शब्द, दीमक बने शब्द, शब्द केवल शब्द, शहद में लिपटे शब्द, प्यार पगे शब्द, निजत्व से भरपूर शब्द, अपनों के कहे अपनों को ही भ्रमित करते शब्द, अपनों के कहे अपनों को ही भ्रमित करते शब्द, दीमक बन रिश्तों को भीतर तक खंगालते शब्द, दीमक बन रिश्तों को भीतर तक खंगालते शब्द। शब्द के अलग अलग रूप हैं, किस तरह से किसके साथ उसकी क्या काम करता है। एक और शब्द के ऊपर ये जो मेरी उम्र के साथ जाती है, 2-3 लाइनें हैं। हाँ। शब्दों की विचारों की डोर थाम खड़ी थी, शब्दों की विचारों की डोर थाम खड़ी थी, मन की दहलीज पर आवाज आई, नादान हो जा रही हो जहां, शब्दों की विचारों की जरूरत है क्या वहां, जा रही हो जहां, शब्दों की विचारों की जरूरत है क्या वहां। मन में जाने के लिए शब्द और विचार नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, एक छोटी सी और बहुत छोटी क्षणिका ये पढ़ूं? हाँ चलो सुना ठीक जी। ये भी मैं आपको जो कविता पढ़ने जा रही हूँ, ये नारी शक्ति के ऊपर ही है जी। देखो हमने तो आज पूरा फायदा उठाना है आपका। बिल्कुल जी, क्योंकि प्रेरणादायक कविताएं भी हैं। हाँ जी जी, स्वागत है। हाँ, ये भी लड़कियों के ऊपर है। स्वयं श्रद्धा जी। कभी पूछा नहीं सीता ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, क्यों ली गई अग्नि परीक्षा, भेज दी क्यों वन में एक धोबी के वचन सुन। कभी पूछा नहीं राधा ने, कभी पूछा नहीं राधा ने चक्रधारी कृष्ण से, द्वारिकाधीश तो हो गए पर क्यों फिर कभी लौटे नहीं वृंदावन राधा की सुध लेने। कभी पूछा नहीं यशोधरा ने महात्मा बुद्ध से, चल दिए क्यों रात के अंधेरे में, चल दिए क्यों रात के अंधेरे में, क्या पूर्ण ज्ञान कर पाए प्राप्त। स्वयं श्रद्धा हूँ, नहीं चाहिए राम कृष्ण या बुद्ध, नहीं चाहती बनना सीता राधा या यशोधरा, नहीं चाहती जीना जीवन इंतजार में, न दूंगी कोई अग्नि परीक्षा मैं स्वयं श्रद्धा, न दूंगी कोई अग्नि परीक्षा मैं स्वयं श्रद्धा। बहुत खूबसूरत अलका जी। और मैं तो कहूँगी अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ आए, प्रकृति के बारे में बताया, भोजन के बारे में बताया, साहित्य के बारे में बताया, और आपने जीवन के बारे में बहुत कुछ हमें प्रेरित करने वाली बातें बताई। आप हमारे स्टूडियो में दस्तक दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। हमारे दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया देने के लिए info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क करें, कोई सुझाव दें तो हमारा जो है हम हमेशा आपके लिए
हर बार लेकर आएंगे एक नई मुलाकात नए मेहमान के साथ। और अब अपने दर्शकों से मांगते हैं अनुमति, तो मुझे और अलका जी को दीजिए अनुमति, क्योंकि फिर लौट कर आना है मुझे एक और नए मेहमान के साथ। प्रणाम।